गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, आपको फिज़िक्स के सेकंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म यानी विद्युत चुंबकत्व का पेपर पढ़ाऊंगी। आज हम फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। फर्स्ट यूनिट है आपकी स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स यानी अदिश एवं सदिश क्षेत्र। एक बात पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, चूँकि ग्रेजुएशन के अंदर दोनों मीडियम के बच्चे क्लास में होंगे, हिंदी मीडियम वाले भी होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी होंगे। मैं कोशिश करूँगी कि दोनों बच्चों को पढ़ा सकूँ, दोनों तरह के मीडियम के बच्चों की बात समझ में आ जाए, इसलिए ट्राई करूँगी। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कोऑपरेट आपको भी करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा कोऑपरेट हमारे को, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जिन्हें हिंदी में बताना संभव नहीं हो पाता है। कुछ दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप हमारे साथ सीख जाएंगे, क्योंकि आगे जाकर जब आप पीजी करोगे तो आपका जो माध्यम रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि साइंस जो है वो इंग्लिश में ही आगे जाकर आपको पढ़नी पड़ेगी पीजी में। तो इसलिए कोशिश अभी से करेंगे। आपका फर्स्ट ईयर है इस साल, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में कुछ दिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। पहला जो यूनिट है आपका अदिश तथा सदिश क्षेत्र यानी स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में आप 11th क्लास के अंदर आप पढ़कर आए हो। अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशि वह होती है जिसमें केवल परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है, और जिन राशियों में, जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उन्हें हम वेक्टर फील्ड्स या सदिश राशि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई भी भौतिक राशि जो है, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो उसकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पर निर्भर करता है। यदि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने जा रहे हैं, उसको नाप रहे हैं, तो वह किस पर निर्भर करेगी? वो निर्भर करेगी उसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट की स्थिति पर। जहाँ हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। यदि उसकी स्थिति में यानी पोजीशन में चेंज हो रहा है तो फिज़िकल क्वांटिटी में, परिमाण में यानी उसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन दोनों में परिवर्तन होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी उसके कोऑर्डिनेट्स पर यानी निर्देशांकों पर निर्भर करती है, अर्थात वह पोजीशन का फलन होती है, अर्थात वह उसकी स्थिति का फलन होती है। इट मीन्स अब पोजीशन किस पर निर्भर करती है? यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें यानी कार्तीय निर्देशांकों की बात करते हैं, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एक्स, वाई और जेड से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, कोई भी भौतिक राशि है, वह अपने कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड पर निर्भर करती है। यदि एक्स, वाई, जेड में चेंज होगा तो फिज़िकल क्वांटिटी में भी चेंज होगा। तो यहाँ हम फिज़िकल क्वांटिटी वर्ड ना लेकर हम उसको क्षेत्र बना देते हैं, क्योंकि उसको ब्रॉड उसमें बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है आपका, पहला टाइटल है आपका, वो है फील्ड यानी क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वह क्षेत्र जिसमें एक भौतिक राशि का मान उसके प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। अभी तक हम केवल भौतिक राशि की बात करते थे, अब हम उसको कहेंगे भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका सहारा लिया है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, यानी इट डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई एंड जेड। नाउ द फिज़िकल क्वांटिटी जैसे दो प्रकार की होती है, यानी अदिश राशियाँ और सदिश राशि यानी स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। ठीक इसी प्रकार से जो फील्ड है, क्षेत्र है, वो भी दो प्रकार का होता है, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। तो फील्ड किसे कहा हमने? द फील्ड और स्पेस इन विच द फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द field of physical quantity, and it is represented by A which depends on x, y, z, यानी A is function of space coordinates x, y and z. Now the fields are of two types,
यानी कितने प्रकार की, जैसे फिज़िकल क्वांटिटी हमारी 2 प्रकार की होती है, ऐसे ही फील्ड भी हमारी 2 प्रकार की होती है। पहली है हमारी स्केलर फील्ड और दूसरी है हमारी वेक्टर फील्ड है। अब आ जाता है कि स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन क्या है। इन डेफिनेशंस को बच्चों एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और आपको जो है जैसा लिखवाया जा रहा है ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना है। डेफिनेशन में आप एज इट इज़ लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाता है, पहला आ जाता है हमारा स्केलर फील्ड किसे कहते हैं। द फील्ड और स्पेस इन विच अ स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द स्केलर फील्ड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई। यानी जो डेफिनेशन हमारी फील्ड की थी वही डेफिनेशन हमारी स्केलर फील्ड की बनेगी। बस क्वांटिटी जहाँ पर था, फिजिकल क्वांटिटी वर्ड था जहाँ पर, यहाँ हमारा वर्ड क्या था, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी की जगह आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो क्लियर हो गया। तो फील्ड और स्केलर फील्ड की डेफिनेशन लगभग एक सी डेफिनेशन है हमारी। सिर्फ अंतर क्या है, हमारा अंतर है वहाँ हमने फील्ड में स्केलर क्वांटिटी वर्ड इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हम स्केलर क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। द फील्ड और स्पेस in which a scalar quantity depends on the coordinates of point of observation is called a scalar field and this scalar field is represented by phi। इसे phi के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात वह क्षेत्र जिसमें किसी अदिश राशि का मान क्षेत्र, अदिश राशि का मान नहीं आएगा, अदिश राशि का मान क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांकों पर यानी कोऑर्डिनेट्स पर निर्भर करता है, उसे अदिश क्षेत्र कहते हैं। इसे फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल भी पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम में सवाल आता है इस पर कई बार कि स्केलर फील्ड किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताइए। 1 नंबर में या 1.5 नंबर में ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, टेम्परेचर डेंसिटी यानी गुरुत्वीय विभव, विद्युत विभव, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब इसके क्या हैं, सब एग्जाम्पल हैं। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर सा बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे फाई 1 और फाई 2। सो किसी भी स्केलर फील्ड को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया आपका स्केलर फील्ड। नाउ द नेक्स्ट इज़ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड में अब आपको क्या करना है बच्चों, सेम उसी तरह से यहाँ पर स्केलर शब्द की जगह आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। सो वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई, इफ द फील्ड और स्पेस इन विच a vector quantity depends on the coordinates of point of observation, the field is called a vector field। यानी वह क्षेत्र जिसमें किसी सदिश राशि का मान क्षेत्र के संगत बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उसे सदिश क्षेत्र कहलाता है। अब सदिश क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अदिश क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, फाई से रिप्रेजेंट किया था। इसी तरह से वेक्टर फील्ड यानी सदिश राशि को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए के द्वारा, है ना। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। ए के ऊपर आप वेक्टर लगा देंगे। सो वेक्टर फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ऊपर एरो लगा देंगे आप, इज इक्वल टू ए जिसका किसका फंक्शन है आपका, कोऑर्डिनेट्स का, यानी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। सो वेक्टर फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। और इसका एग्जांपल क्या आ गया, एग्जांपल आ गया आप इसका गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब इसके एग्जांपल हैं। सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स के द्वारा, यानी ये है इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। लाइन्स ऑफ फोर्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज द फ्लक्स लाइन्स। इन लाइन्स को हम फ्लक्स लाइन्स कहते हैं। सो दीज लाइन्स आर ड्रॉन इन द फील्ड इन सच अ वे that the tangent at the point of the line gives the direction of the vector field। यानी यदि हम ये जो लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, चूँकि ये सदिश क्षेत्र है, यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों हैं, तो परिमाण तो आपने मेजर कर लिया कितना है। अब आ जाते हैं हम दिशा कैसे निकालें। तो दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके हर बिंदु पर आपने देखा दिशा अलग अलग आ रही है। चूँकि हर बिंदु पर दिशा अलग अलग आ रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर कोई भी बिंदु हमने लिया, उस पर हमें यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
टेंजेंट ड्रॉ करते ही क्या होगा, वो जो टेंजेंट की जो दिशा है वो इसकी दिशा को बताएगी। अर्थात सदिश क्षेत्र किसे कहा गया है? सदिश क्षेत्र कहते हैं यदि किसी बिंदु के प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने से सदिश क्षेत्र के मान और परिमाण दोनों में परिवर्तन होता है, अर्थात वह किस पर डिपेंड करता है, उसके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता है, वह क्षेत्र हमारा सदिश क्षेत्र यानी वेक्टर फील्ड कहलाता है। अब आ जाता है कि इसको कैसे पता चला, कैसे हम इसको निकालते हैं, इसका डायरेक्शन। केवल यदि हमें डायरेक्शन निकालनी है तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ग्राफिकली तो हम मैंने बताया ना आपको कैसे करना है। ग्राफिकली करने के लिए हम जिस बिंदु पर हमें चाहिए उस बिंदु पर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट को ड्रॉ करते ही वो जो टेंजेंट की दिशा है वो हमें दिशा बताएगी। लेकिन मैथमेटिकली निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मैथमेटिकली इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय ए कैप। ए कैप का अर्थ है वह उसकी दिशा बताएगा। अब दिशा बताने के लिए क्या करना है? उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से यदि हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास केवल दिशा आ जाती है। सो दिशा निकालने के लिए ए कैप बराबर हो गया ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड मॉडुलस ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी उसका परिमाण हो गया। अब है माना किसी बिंदु पर डी ए क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या डी फाई हो, यदि उसका फ्लक्स हमको पता हो तो उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ए कैप बन गई, ए वेक्टर ए बन जाता है डी फाई अपॉन डी ए, यानी एकांक क्षेत्र से निकलने वाले कुल फ्लक्स लाइंस इंटू एन कैप। एन कैप मैंने उसकी दिशा आ गई है। सो एज वी नो एन कैप बराबर क्या है? एन कैप क्या है? डी ए ओवर ए। सो एन कैप को हमने डी ए से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया मेरा वेक्टर ए। अब वेक्टर डी ए को यदि हम यहाँ से एन कैप को ए कैप को यदि हम एन से डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो ये हमारे पास आ जाता है ए कैप डॉट एन कैप बराबर हो गया डी फाई अपॉन डी ए, एन कैप इंटू एन कैप। एन कैप, एन क्या है आपका? यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर हो गया आपका सेम ए डॉट ए। ए डॉट ए आपके पास क्या होता है? 1, यानी एन कैप डॉट एन कैप हो गया आपका 1। सो दिस कम्स आउट टू बी डी फाई अपॉन डी ए। सो यहाँ से आपके पास फ्लक्स की जो डेफिनेशन आ जाती है डी फाई बराबर आ गया ए कैप वेक्टर ए डॉट एन कैप डी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। अब एन कैप और डी ए ये आपके पास क्या बन गया? वेक्टर ए बन गया, क्योंकि ये क्या है आपका? ये आपकी दिशा है और ये हो गया आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो बन गया डी ए वेक्टर ए। सो यहाँ से हमारे पास जो फ्लक्स की डेफिनेशन आ जाती है, जो आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर पढ़कर आए हो, डी फाई बराबर होता है वेक्टर ए डॉट डी ए, यानी किसी भी वेक्टर का उसके सदिश क्षेत्र से यदि हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो हमारे पास फ्लक्स आ जाता है, जिसे हम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, फ्लक्स लाइंस भी कहा जाता है इसको। अब है कि इस यूनिट के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये तो अभी तक तो आपका बेसिक था। इस यूनिट के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस यूनिट के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है आपका ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, यानी अदिश क्षेत्र का की प्रवणता। दूसरा जो क्वेश्चन आपका तैयार होता है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस, यानी डायवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। और तीसरा बनेगा कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इनमें से तीनों पर आपको सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। किसी पर आपको थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा, किसी पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, किसी पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। तीनों ही क्वेश्चंस आपको वहाँ पर, तीनों ही प्रकार के ये जो आर्टिकल हैं इन पर आपको सवाल एग्ज़ाम में मिलेगा। और फर्स्ट यूनिट में दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो अभी जो हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल, वो है आपका ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस, सदिश क्षेत्र की प्रवणता और उसका भौतिक महत्व। एक बात और कहना चाहूँगी बच्चों, ये जो वीडियो हैं ये हम ग्रुप पर तो अपलोड करते ही हैं, साथ साथ में हम इसको यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं। यूट्यूब का लिंक मैं आपको आपके ग्रुप पर डाल दूँगी। आपको क्या करना है बच्चों, इस जो ग्रुप है इसका यूट्यूब वाला, इसको आपको सब्सक्राइब करना है।
सब्सक्राइब कर दोगे आप तो उसके बाद क्या आपको लाभ मिलेगा उसका, जैसे ही मैं जिस दिन भी नया वीडियो जिस समय भी डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा और आपको तुरंत पढ़ना है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो फर्स्ट ईयर स्टार्ट होती थी वो अगस्त में क्लासेस शुरू हो जाती थी। चूँकि इस साल कोरोना के कारण लेट स्टार्ट हो रहा है तो हमें अपने सिलेबस को जल्दी कवर करना होगा। उसके लिए मैं वीडियोस लगातार वीडियोस डालूँगी। तो वीडियोस डालने, चूँकि मैं वीडियोस घर से डालूँगी तो मेरा कोई समय नहीं है, जिस समय भी तैयार हो जाता है, जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के वीडियो मुझे डालने हैं, तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देती हूँ। कई बार रात को भी डालती हूँ। तो जैसे ही आपके पास वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसा कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ने भी किया हुआ है, तो आप तुरंत उसको देख लेंगे और आराम से पढ़ेंगे। अपनी एक नोट्स की कॉपी बना लीजिए, जहाँ पर आप अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। बुक भी आप लोग ख़रीद लीजिए। किताब जो है वो CBH की, JPH की, कोई भी किताब खरीद सकते हो। इसमें सब में लगभग एक सा सिलेबस होता है, इसलिए कोई ऐसे ऑथर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड हैंड बुक भी एग्ज़ाम में मार्केट में अवेलेबल में हो जाएगी आपको। आप कहीं से भी कोई भी बुक ले सकते हैं। सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं जब पढ़ाती हूँ मैं साथ साथ बताती जाऊँगी आपको कि ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं, और आप पर इसको न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करा दूँगी, कुछ आपको अपनी बुक से करने हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं आर्टिकल स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है आपका ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, भौतिक महत्व। इसको करने से पहले, इस आर्टिकल को डिराइव करने से पहले, आप जैसा भी मैंने आपको करा रही हूँ आपको ठीक वैसा ही लिखना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिलें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायग्राम बनाना है। राइट, इस डायग्राम के अंदर क्या है, इस डायग्राम के अंदर ये हमने दो अदिश क्षेत्र लिए हैं, S1 और S2। S1 और S2 के द्वारा दो अदिश क्षेत्र हमने रिप्रेजेंट करे हुए हैं। ये इस तरह की कर्ली फिगर बनी हुई है, ये S1 और S2 है। ठीक है, S1 S2 लेने के बाद हमने एक P बिंदु लिया है S1 पर और Q बिंदु लिया है हमने S2 पर। राइट, ये इसका जो वो है मूल बिंदु है आपका। ये आपका मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है आपका। अब इस मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से P बिंदु की जो स्थिति है उसको हमने R कैप के द्वारा दिखाया है, यानी R कैप उसका पोजीशन वेक्टर है। ऐसे ही Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, R प्लस डेल्टा R। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। हमने क्या करा है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता निकाल रहे हैं हम। ग्रेडियंट किसका निकाल रहे हैं, स्केलर फील्ड का निकाल रहे हैं। तो हमने पहले दो स्केलर फील्ड कंसीडर करी हैं, एक S1 और एक S2। इसको ग्राफ के द्वारा इसमें दिखाया गया है। S1 फील्ड पर हमने एक P बिंदु लिया है, S2 पर हमने Q बिंदु लिया है। P बिंदु का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश को हमने वेक्टर R के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। Q बिंदु के पोजीशन वेक्टर को, स्थिति सदिश को हमने रिप्रेजेंट करा है R प्लस डेल्टा R के द्वारा। राइट, तो अब ये तो हो गया आपका P। अब P और Q बिंदु को हमने मिला दिया है। P और Q बिंदु को जब हम यदि मिला रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P और Q बिंदु को मिलाने पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा R। इसको हमने यहाँ पर ये देखो डेल्टा R से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा R। राइट, तो अब आ जाता है यहाँ पर नाउ PQ दिशा में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहीं पर ही बता दूँ पहले, P बिंदु को हमने आगे की ओर बढ़ाया है, P बिंदु को हमने आगे की ओर बढ़ाया है। Q बिंदु से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। P जो इसको यहाँ पर काट रहा है R पॉइंट पर। ठीक है, यानी P बिंदु को हमने आगे की ओर बढ़ाया, S2 की तरफ ले गए हम। Q बिंदु से हमने एक परपेंडिकुलर डाला उस लाइन के ऊपर जो इसको कहाँ काट रहा है, R बिंदु पर काट रहा है। यानी ये हो गया आपका एकांक अभिलंब, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हमने इसको डाला है। अब P और R जो है, ये जो दूरी आ गई वो आ गई आपके पास डेल्टा N।
दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एन। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पी क्यू दिशा में फाई के परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू दिशा में सदिश क्षेत्र के परिवर्तन की दर बराबर क्या होती है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हमने क्या करा है, यहाँ हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से हमने एक ट्राइंगल कंसीडर करा है। नाउ द ट्राइंगल इज पी क्यू आर। इस ट्राइंगल पे आते हैं अब हम। पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर यदि ये जो एंगल है आपका, कौन सा एंगल बात कर रही हूँ मैं, क्यू पी आर ट्राइंगल में यदि ये एंगल हमारा कोण थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आर। क्लियर, डेल्टा एन यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी डेल्टा यानी कर्ण आधार अपॉन कर्ण। सो दैट कॉस थीटा बराबर हो गया आपके पास डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आर। कौन से ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ अब यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा एन बराबर क्या हो गया, डेल्टा एन बराबर हो गया डेल्टा आर कॉस थीटा, और डेल्टा आर बराबर हो गया डेल्टा एन अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से इस डेल्टा आर की वैल्यू को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। सो समीकरण 1 हमारी बन जाएगी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या बन गई आपकी, डेल्टा आर की जगह आपने क्या रख दिया, डेल्टा एन अपॉन कॉस थीटा। सो ये जैसे हमने रखा डेल्टा एन अपॉन कॉस थीटा आपका ऊपर चला गया। अब हम निकाल रहे हैं, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर सदिश क्षेत्र में के परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड। ये आपके पास आया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। अब यहाँ से हम कहते हैं द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू, यहाँ से हमने यदि मैक्सिमम की वैल्यू निकाल रहे हैं, सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कम्स आउट टू बी, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री एंगल पर, दैट कम्स आउट टू बी 1। सो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। सो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा फाई मैक्सिमम बराबर आ गया आपके पास, दैट कम्स आउट टू बी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन। तो यहाँ से डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर मैक्सिमम कम्स आउट टू बी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी ग्रेड फाई, अर्थात सदिश क्षेत्र फाई के दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर का मान पृष्ठ के लंबवत दिशा में n के अनुदिश होता है, और इसे ही सदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। और ये क्या आती है हमारे पास, ये वेक्टर आती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो किसी भी सदिश क्षेत्र की यदि हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, किसी भी अदिश क्षेत्र का हम यदि ग्रेडियंट निकालते हैं, जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, सदिश राशि आती है। सो क्या हो गया, डेफिनेशन क्या आ गई, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन, और इसी को बोलते हैं हम ग्रेड फाई। सो डेफिनेशन क्या आ गई, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फील्ड इज नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, राइट। सो ग्रेडियंट क्या कहलाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फील्ड इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अर्थात किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फ्लक्स के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ आकर आपका एक आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अदिश क्षेत्र के कार्तीय निर्देशांकों के रूप में, यानी स्केलर ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ये हमारा पहला लेक्चर था, इसको आप बच्चों अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाइए। इसमें ये जितनी आप लेट हो जाओगे, आप आगे के लेक्चर्स में फिर और लेट होते चले जाओगे। हर लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। आज जो मैंने पढ़ाया है, कल वाले वीडियो के अंदर वापस उसको रिपीट भी थोड़ा सा करूँगी, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। यदि आपने पहला लेक्चर अच्छे से तैयार कर लिया है, तभी आप सेकंड लेक्चर समझ पाएंगे, अदरवाइज़ आपके सिर के ऊपर से जाएगा बच्चों। तो इसलिए कोशिश ये करनी है, जैसे ही आपका वीडियो डलता है आप तुरंत उसको पढ़ लीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आसानी से जैसे जिस समय भी वीडियो डलेगा उसी समय आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसी समय उसको पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच।